हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू 24x7 पाठशाला लर्न एनी टाइम एनीवेयर। आज के लेक्चर में हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो बच्चों, लीनियर इक्वेशन से आप भली भांति परिचित हो। ठीक, क्या होता है लीनियर इक्वेशन? जिसमें कि वेरिएबल का जो डिग्री हो वो क्या हो जाए, 1 हो जाए। ठीक, अब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या हुआ कि अगर आपको 3, 4, 5, 7 ऐसे बहुत सारे लीनियर इक्वेशंस दिए हों, ठीक, तो उनके सॉल्यूशन के बारे में आप क्या कमेंट करोगे, कैसे निकालोगे? ठीक है, ये सारा कुछ हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मानते हैं, शुरू करते हैं सबसे आसान वाले से। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की बात नहीं करते हैं, हम जंप करते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की तरफ। a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल्स टू c2। ठीक, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक जनरल फॉर्म किसका? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का। क्या क्या वेरिएबल है यहाँ पे? x और y। अब कोई आपको कहे कि इन दोनों को सॉल्व करो, सॉल्व करने का मतलब x और y की वैल्यू बताओ, तो क्या करोगे आप? बहुत सारे मेथड पढ़ रखे होंगे 9th 10th में, ठीक है, तो उनसे आप सॉल्व करके इनका आंसर बता दोगे। जैसे सब्स्टिट्यूशन लगा दिया या फिर एलिमिनेशन लगा दिया। ठीक, अब इन सारे मेथड्स में से आपने एक मेथड पढ़ा होगा, ग्राफिकल मेथड। ठीक, अगर ध्यान ना हो तो आओ देखते हैं होता क्या था ग्राफिकल मेथड में। अब आपको ग्राफिकल मेथड में 3 केस मिलते थे। ठीक, कितने केस मिलते थे? 3 केस मिलते थे। एक में क्या होता था कि जब आप इन लाइंस को ड्रॉ करते थे ग्राफ पे, तो वो क्या करते थे, किसी न किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर जाते थे। ठीक, किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर लिया और यहाँ आपने इनको प्लॉट किया और यही इसका क्या हो जाता था, सॉल्यूशन। ठीक, दूसरा केस आपको क्या मिलता था? दूसरा केस मिलता था कि जब आप इन दोनों इक्वेशन को ग्राफ पे प्लॉट करो तो ये किस में रिजल्ट करते थे? पैरेलल लाइंस में। ठीक है, किस में? पैरेलल लाइंस में। अब कहने को तो जहाँ पे इनकी x और y की वैल्यू सेम होती है वही क्या होता है, सॉल्यूशन। अब ये तो कहीं इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहे हैं। ठीक, जैसे यहाँ इंटरसेक्ट किया तो जिस पॉइंट पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो गया, इनका सॉल्यूशन। अब पैरेलल लाइंस तो कहीं इंटरसेक्ट ही नहीं करने जा रहे हैं। ठीक है, तो कहीं भी किसी भी x और y के लिए ये सॉल्व नहीं होने जाएंगे। तो हम क्या बोल देते थे कि इसमें हमें क्या मिलने वाला है, नो सॉल्यूशन। ठीक, तीसरा केस क्या पढ़ा था हमने? तीसरा केस पढ़ा था कि ये जो दोनों लाइंस हैं, ठीक, ये जो दोनों लाइंस हैं वो कोइनिसाइड कर जाएं। कोइनिसाइड कर जाए मतलब ये दोनों लाइन क्या करें, एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करें। तो हम कुछ ऐसा बोलते थे कि ये पहली लाइन है और इसी के ऊपर जस्ट दूसरी लाइन है। अब क्या होता था, ये थोड़ा सा इसके ऊपर जाएगा। ठीक, अब क्या होता था, ये तो हर x और y के लिए इंटरसेक्ट कर रही हैं। कोई भी पॉइंट ले लो, सब में ये दोनों इक्वल वैल्यू जनरेट कर रही हैं। तो हम क्या बोल देते थे, इनका बहुत सारा सॉल्यूशन है, और उसको सही से बोलना हो तो क्या बोल देते थे कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। ठीक, अब बचपन में क्या पढ़ा था आपने कि इनको चेक कैसे करते हैं? चेक करते हैं इनके कोफिशिएंट के रेशियो से। मतलब a1 बाई a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 हो। ठीक, तो हमें क्या मिलता था, यूनिक सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, 2x प्लस 4y मान लेते हैं इक्वल्स टू 10, x प्लस y इक्वल्स टू 8। ठीक, तो इनका a1 बाई a2 निकालोगे तो कितना आएगा, 2 नॉट इक्वल टू 4। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं नो सॉल्यूशन के केस में। एक एग्जांपल लेते हैं, 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, 4x इक्वल टू, ये 4 है, 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 10। ठीक, अब यहाँ पे कौन सा
कंसेप्ट लगता था, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2. करेक्ट? मीन्स 2/4 1/2, 3/6 1/2 एंड 6/10 इज 3/5. तो इस केस में हमें क्या मिल जाता था? नो सॉल्यूशन. और अगर आपका तीनों ही बराबर हो जाए, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2. ठीक, तो हमें क्या मिल जाता था? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन. अब यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था. ठीक है, दो वेरिएबल है तो ग्राफ पे रिप्रेजेंट करके बता दिया. ठीक, एक वेरिएबल है तो एक लाइन से ही हो जाता था, उसमें तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है. अगर दो वेरिएबल से ज़्यादा आपको मिल गए, ठीक, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, 4 इक्वेशन 4 वेरिएबल, 10 इक्वेशंस 10 वेरिएबल, ठीक, तब क्या करोगे? तब हम जाएंगे मैट्रिक्स के पास और किसकी मदद लेंगे? मैट्रिक्स मेथड की. तो बच्चों 2 से ज़्यादा अगर हुआ तो हम जा रहे हैं किसकी मदद लेने? मैट्रिक्स मेथड की. और आइए देखते हैं, समझते हैं कि मैट्रिक्स मेथड होता क्या है और कैसे हम उससे सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं. तो पहला मेथड हम पढ़ते हैं, मैट्रिक्स मेथड. देखो, अब इसमें हम 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल मान के चल रहे हैं. क्यों? क्योंकि इससे ज़्यादा आपके कोर्स में है नहीं, तो अननेसेसरी चीज़ें पाइल अप करने से कोई फ़ायदा नहीं है. तो ले लेते हैं A1x प्लस B1y प्लस C1z इक्वल्स टू D1. पहला इक्वेशन हो गया. दूसरा A2x प्लस B2y प्लस C2z इक्वल्स टू D2. तीसरा इक्वेशन A3x प्लस B3y प्लस C3z इक्वल्स टू D3. ठीक, ये 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल कौन कौन से? x, y, z. तो पहला काम आपको क्या करना है? मैट्रिक्स बनाना है. कितनी मैट्रिक्स बनाना है? 3 बनाना है. एक बनेगा आपका कोफिशिएंट मैट्रिक्स. कोफिशिएंट मैट्रिक्स मतलब x, y, z का क्या क्या कोफिशिएंट है वो एक जगह उठा के रख देना है. एक जगह आपको क्या इकट्ठा कर लेना है? वेरिएबल्स को, उसको हम क्या बोल देंगे? वेरिएबल मैट्रिक्स. और एक जगह इकट्ठा कर लेना है हमें कांस्टेंट को. तो देखिए कैसे करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे? कोफिशिएंट मैट्रिक्स बना लेंगे. कोफिशिएंट मैट्रिक्स में क्या करना होगा? इधर आपको लिखना होगा x के कोफिशिएंट, इधर आपको लिखना होगा y के, और इधर लिखना होगा z के. करेक्ट? तो x के कोफिशिएंट इसमें क्या क्या है? A1, A2 एंड A3. y के कोफिशिएंट क्या है? B1, B2, B3. और z का क्या क्या है? C1, C2 एंड C3. ठीक, अब वेरिएबल मैट्रिक्स बनाएंगे. तो वेरिएबल क्या क्या है हमारे पास? x इक्वल्स टू x, y, z. और कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट वाले मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर देते हैं b से. वो कितना है? D1, D2, D3. करेक्ट? यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न? कोई कन्फ्यूज़न नहीं. अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा कि इसको, इन इक्वेशंस को किस में रिप्रेजेंट कर ले हम? मैट्रिक्स में. तो इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम कैसे? इस इक्वेशन से ax इक्वल टू b. अगर वेरीफाई करना हो तो देखो a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल्स टू d1. पहला इक्वेशन हो गया. a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल्स टू d2, दूसरा इक्वेशन. एंड a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल्स टू d3, तीसरा इक्वेशन. ठीक, यहाँ तक बात क्लियर है. अब यही इक्वेशंस और यही मेथड अगर आप
और मैट्रिक्स के और वेरिएबल्स के लिए बनाना चाहो, 4 वेरिएबल 4 इक्वेशन, 8 वेरिएबल 8 इक्वेशन, n वेरिएबल्स n इक्वेशन, तो प्रोसेस यही रहने वाला है। अब हम 3x3 के मैट्रिक्स से 3x3 से ज़्यादा की मैट्रिक्स डील नहीं करते, तो हमने सिंपल क्या ले लिया है, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल। चलो अब यहाँ तक तो हम पहुँच गए। अब सॉल्व करने का मतलब, सॉल्यूशन निकालने का मतलब हमें क्या है, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। मतलब कौन सा हमें मैट्रिक्स का वैल्यू निकाल के देना है, इस एक्स का। ठीक, इक्वेशन क्या है हमारे पास, ए एक्स इक्वल टू बी। तो एक तरीका जो हम लोग को समझ में आता है वो हम क्या कर सकते हैं कि दोनों तरफ ए इन्वर्स ले लेते हैं। ठीक है, ए इन्वर्स बी। इससे क्या होगा, देखो ए इन्वर्स इंटू ए कितना हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सेम वैसे ही 1/3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 1। तो इसको हम लिख देंगे आई इंटू एक्स इक्वल्स टू ए इन्वर्स बी। ठीक, अब जैसे 1 इंटू 3 इक्वल्स टू 3, उसी तरह आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू एक्स इज एक्स। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, एक्स की वैल्यू ए इन्वर्स बी। करेक्ट, मतलब अगर हम ए इन्वर्स बी निकाल लें, ठीक है, तो हम डायरेक्ट क्या निकाल सकते हैं, इन इस गिवन मैट्रिक्स का सॉल्यूशन। ठीक, अब दिक्कत ये आ गई कि ए इन्वर्स तो हमेशा एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, इस केस में एग्जिस्ट नहीं करेगा। देखिए, अगर आपका डिटर्मिनेंट, ठीक है, डिटर्मिनेंट निकालो और 0 आ जाए तो क्या कह देते हैं हम, इस केस में इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक, कब करता है, जब डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 हो। ठीक, तो यहाँ से हमारे पास 2 केस निकल के आ रहा है, क्या कि जब ए इन्वर्स की वैल्यू निकालना पॉसिबल हो और दूसरा जब ए इन्वर्स की वैल्यू निकालना ना पॉसिबल हो। तो जब पॉसिबल है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्या मिल जाएगा हमें, एक्स की यूनिक वैल्यू। क्यों, क्योंकि ए इन्वर्स हमेशा एक यूनिक मैट्रिक्स आएगी और बी भी आपको गिवन है। तो जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आपको डायरेक्ट क्या मिल जाएगा, एक्स वाई जेड की एक एक वैल्यू मिल जाएगी। अब दूसरा कंडीशन क्या बन रहा है, जब ए इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, मतलब कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है, 0 है। ठीक, अब इस केस में हम किसके पास जाएंगे, किसकी मदद लेने जाएंगे, एडजॉइंट की। भाई एडजॉइंट को तो कोई मतलब नहीं है, चाहे डिटर्मिनेंट 0 आए चाहे ना आए, एडजॉइंट तो हमेशा ही कैलकुलेट हो सकता है। तो जब डिटर्मिनेंट 0 के बराबर है तो हम किसके पास जा रहे हैं, एडजॉइंट के पास। अब हम दोनों तरफ जो मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं वो क्या है, एडजॉइंट। तो देखिए क्या करेंगे, हमारे पास इक्वेशन था ए एक्स इक्वल्स टू बी। ठीक, दोनों तरफ हमने मल्टीप्लाई कर दिया किससे, एडजॉइंट ऑफ ए से, x इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ b। ठीक, अब प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट में हमने पढ़ रखा है कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको हमने लिख लिया डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई इंटू एक्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी। करेक्ट, अब देखिए ये वैल्यू तो 0 है। ठीक, ये वैल्यू 0 है और आई एक्स क्या हो गया है, x। तो आपका 2 कंडीशन बनेगा कि एडजॉइंट a इंटू बी या तो 0 हो, ठीक है, 0 इंटू एक्स हो, या तो नॉट इक्वल टू 0 इंटू एक्स हो। ठीक, तो इस कंडीशन में देखिए जब ये इक्वल टू 0 है, ठीक, जब ये इक्वल टू 0 है तो आप एक्स वाई जेड की कोई भी वैल्यू रखो, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, एक्स का 1 रख दिया, वाई का 2, जेड का 3, पलट दो, जो भी रखो एनी वैल्यू, वो 0 से मल्टीप्लाई हो गए क्या होने वाला है, अल्टीमेटली 0 होने वाला है। मतलब क्या हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एक्स वाई जेड की हम कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, मर्जी है हमारी। मतलब हमारे पास क्या आ गया कि अगर ऐसा कुछ होता है तो हमें क्या मिलने वाला है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक,
अब दूसरा केस क्या हुआ कि हमने एडजॉइंट a इंटू बी निकाला और वो 0 के बराबर नहीं आया, 0 के बराबर नहीं आया। अब इस केस को हम कैसे समझ सकते हैं कि हम 0 में कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या रिजल्ट करे, एक नॉन ज़ीरो वैल्यू रिजल्ट करे। ठीक, 0 में कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करें कि ये क्या करे, नॉन ज़ीरो वैल्यू रिजल्ट करे। तो ऐसा तो मैथ्स के इतिहास में भाई अभी तक तो नहीं हुआ है, कि अब तक तो हम यही पढ़ते आ रहे हैं कि एनीथिंग मल्टीप्लाइड टू 0 इज 0। तो जब अभी तक नहीं हुआ तो आगे भी नहीं होगा। और इस केस में हमें क्या मिल जाएगा, नो सॉल्यूशन, मतलब एक्स वाई जेड की कोई भी ऐसी वैल्यू पॉसिबल नहीं है जो कि 0 से मल्टीप्लाई करने पे एक हमें नॉन ज़ीरो वैल्यू रिजल्ट करे। ठीक है, अब इन्हीं सारी बातों को हम समराइज कर लेते हैं एक फ्लो चार्ट के थ्रू। चलिए, तो क्या इक्वेशन हमें सॉल्व करना था, ax इक्वल्स टू b। ठीक, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको क्या चेक करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल पहला काम क्या होगा कि आप डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करो। आपने डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया बड़ी मेहनत से और आपके पास दो केस बने, या तो डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आया या तो डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं आया। ठीक, तो जब 0 के इक्वल नहीं आया तब तो हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू a इनवर्स b, और जो कि क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन मतलब x y z की सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू आपको मिल जाएगी। अब दिक्कत किसके साथ आती है, अगर आपका डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 नहीं हुआ, इन्वर्स निकालना पॉसिबल नहीं हुआ, उस केस में आप क्या निकालते हो, एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी अगर 0 है। ठीक, अगर 0 है तो x की कोई भी वैल्यू पॉसिबल, मतलब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ठीक, और यदि ये वैल्यू 0 के बराबर नहीं आई, ठीक, नॉट इक्वल टू 0 आया, तो क्या आ जाएगा बच्चों, नो सॉल्यूशन। ठीक, नो सॉल्यूशन, करेक्ट। होप कि यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट कुछ बिल्डअप हो गया होगा। अब हम ऐसी स्थिति में हैं कि हम इन पे क्वेश्चंस कर सकें। चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन सबसे आसान वाला लिया है, देखिए, सॉल्व द सिस्टम। 3 इक्वेशन दिए गए हैं यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्स। आपको स्पेसिफाई कर दिया गया है कि आपको मैट्रिक्स से निकालना है ये। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे बच्चों, हम बनाएंगे कोफिशिएंट मैट्रिक्स। ठीक, कोफिशिएंट मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे, x की वैल्यू, x के कोफिशिएंट की वैल्यू इसके नीचे, y के कोफिशिएंट की वैल्यू इधर, z के कोफिशिएंट की वैल्यू इधर। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, 1, 1 एंड 2, y का क्या है, 1, -1, 1, और z का क्या है, 1, 1 एंड -1। ठीक, a। और वेरिएबल मैट्रिक्स क्या है, x y z एंड कांस्टेंट मैट्रिक्स b से रिप्रेजेंट किया, कितना है, 6, 2, 1। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आई। अब क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल a का डिटर्मिनेंट निकाल लेना है। तो हम शॉर्टकट यूज़ करेंगे डिटर्मिनेंट निकालने के लिए। देखिए कैसे, अगर आप अभी तक डिटर्मिनेंट का शॉर्टकट नहीं सीखे हैं तो जाइए टिप्स एंड ट्रिक्स की प्लेलिस्ट में, वहाँ पे बहुत आसान तरीके से डिटर्मिनेंट निकालना बताया है मैंने। यहाँ पे एक बार फिर से रिपीट कर दे रही हूँ, 1, 1, 1, 1, -1, 1, 2, 1, -1। करना क्या है, पहले 2 कॉलम्स को रिपीट कर देना है, कर देते हैं, 1, 1, 1, -1, 2, 1, करेक्ट। अब देखिए पहली लाइन कौन सी सिलेक्ट करनी है, ये, तो 1 इंटू -1 इंटू -1 कितना आ जाएगा, 1, 1 इंटू 1 इंटू 2 +2 प्लस 1 इंटू 1 इंटू 1 इज 1। ठीक, माइनस इसका डायरेक्शन बदल देना है, 2 इंटू -1 इंटू 1 दैट इज -2, 1 इंटू 1 इंटू 1
+1, -1 × 1 × 1 इज -1। ठीक, क्या आ जाएगा डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू? देखिए -1 1 कैंसिल, 4 + 2 कितना आ जाएगा? 6। ठीक, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ चुकी है? 6। मतलब हमें क्या मिलने वाला है? एक यूनिक सॉल्यूशन मिलने वाला है। ठीक, अब देखो क्या करेंगे, ए इनवर्स निकालेंगे, उसको बी से मल्टीप्लाई कर देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन। तो देखिए अगेन हम ए इनवर्स निकाल रहे हैं शॉर्टकट यूज़ करके। कैसे? देखिए इन्वर्स निकालने के लिए क्या करना होता है? अगेन इन्वर्स निकालने का आसान तरीका मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स में मेंशन कर दिया है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाइए वहाँ पे चेक कीजिए। ए इन्वर्स 1 1 1 1 -1 1 2 1 -1। पहला 2 कॉलम रिपीट करेंगे, क्या हो जाएगा? 1 1 1 -1 2 1। अब क्या करना है? पहले 2 रो को रिपीट कर देना है। 1 1 1 1 1 1 -1 1 1 -1। करेक्ट। नेक्स्ट क्या करना है? पहले रो और पहले कॉलम को कट कर देना है। ठीक, और 4 का पेयर बना के इन्वर्स लिखते जाना है। अगर आप रो वाइज चल रहे हो तो लिखना कैसे पड़ेगा आपको? कॉलम वाइज। और अगर कॉलम वाइज चल रहे हो तो रो वाइज। देखिए कैसे। चलो पहले बनाया इन चारों का, तो -1 × -1 1 1 -1 इज 0। दूसरा बनेगा इन चारों का 2 -1 3। नेक्स्ट बनेगा इन चारों का 1 -2 3। नेक्स्ट इनका 1 -1 2। नेक्स्ट -1 -2 दैट इज -3। साथ में कैलकुलेशन करते चलिए, वेरीफाई करते चलिए सही कर रहे हैं या नहीं। 2 -1 1। नेक्स्ट, सॉरी इसको तो लेना नहीं है। नेक्स्ट 1 -1 इज 2। 1 -1 0 एंड -1 इज अगेन -2। ठीक, अब इसको क्या करना है? डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देना है। कर देते हैं। डिटर्मिनेंट हमारा कितना आया था? 1/6। ये हो गया ए इनवर्स। ठीक, अब सॉल्यूशन कौन देगा हमें? जब हम इसके साथ बी को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो कर देते हैं। यहाँ पे हम क्या लिख लेते हैं? बी। पेन चेंज कर लेते हैं ताकि आपको आराम से दिखे। तो इधर हमारे पास क्या है? 6 2 1। अब सिंपल हमें क्या कर लेना है? ए इनवर्स बी निकाल लेना है। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि हम रिजल्ट लिख सकें, या फिर इसी को हटाते हैं। ये नोट कर लिए होगे अभी तक। चलिए, तो x का वैल्यू क्या आएगा? ए इनवर्स बी। ठीक, देखिए क्या आता है। 0 × 6 0 + 2 × 2 4 + 2 कितना आ जाएगा? 6। 3 × 6 18 -3 × 2 6। 18 - 6 कितना हो जाएगा? 12। 0 × 1 0। तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा? 12। 3 × 6 18 + 2 -2। थर्ड एलिमेंट इज 18 और ये हो जाएगा यहाँ पे डिवाइड। अब x को ओपन कर देते हैं। क्या है ये? x y z। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा? ये तो तीनों में इंटू होगा। क्यों? क्योंकि मैट्रिक्स है। तो x का वैल्यू आ जाएगा 6/6 दैट इज़ 1।
y का वैल्यू आ जाएगा 12/6 दैट इज़ 2 एंड z का वैल्यू आ जाएगा 18/6 दैट इज़ 3। तो आपको यूनिक सॉल्यूशन मिल गए क्या, x = 1, y = 2 एंड z = 3। ठीक, अब ये तो था बेसिक सा क्वेश्चन जो कि बड़े आराम से सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चंस फ्रेम कैसे होते हैं, ये जो कोफिशिएंट है, ठीक, ये कोफिशिएंट को ही वेरिएबल बना देते हैं, लैम्डा बना दिया, म्यू बना दिया, और आपको कंडीशन इम्पोज कर देते हैं कि लैम्डा और म्यू पे क्या वैल्यू आएगी अगर यूनिक सॉल्यूशन हुआ, नो सॉल्यूशन हुआ या इनफाइनाइट सॉल्यूशन हुआ। तो ऐसा ही क्वेश्चन हम नेक्स्ट देखने जा रहे हैं आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ लैम्डा एंड म्यू। लैम्डा कहाँ शो हो रहा है, इधर, और म्यू इधर। सो दैट द फॉलोइंग सिस्टम हैज़, पहला क्या पता करना है आपको, लैम्डा म्यू की वैल्यू पता करनी है, जबकि ये गिवन इक्वेशन क्या रिजल्ट करे, यूनिक सॉल्यूशन, सेकंड केस में इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, और थर्ड केस में नो सॉल्यूशन। तो बड़ा ही सिंपल है बच्चों। देखा है हमने, यूनिक सॉल्यूशन के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ क्या कैलकुलेट करना है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू, और उसको क्या कर देना है, नॉट इक्वल टू 0 के इक्वल। तो देखते हैं इसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या बनेगा, 1 1 1 1 2 3 1 2 लैम्डा। ठीक, अब क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, अगेन 1 1 1 1 2 3 1 2 लैम्डा। ठीक, रिपीट करेंगे 1 1 1 2 एंड 1 2। ठीक, क्या आ जाएगा, 2 लैम्डा प्लस 3 प्लस 2। इधर से देख लेते हैं, 1 × 2 × 1 दैट इज -2, 1 × 3 × 2 दैट इज 6, 1 × 1 प्लस लैम्डा। तो लैम्डा ये क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। बस इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 लैम्डा प्लस 5 माइनस 6 प्लस 2 8, 8 प्लस लैम्डा, ठीक, नॉट इक्वल टू 0। तो 2 लैम्डा माइनस लैम्डा, लैम्डा 5 माइनस 8 माइनस 3, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, नॉट इक्वल टू 3। और म्यू तो कहीं इक्वेशन में दिखा नहीं, तो हम डायरेक्ट क्या बोल देंगे, म्यू की आप कोई भी वैल्यू ले लो। तो म्यू क्या हो जाएगा बच्चों, एनी रियल नंबर। ठीक, एनी रियल नंबर। ठीक, तो ये सॉल्यूशन हमारा किस केस में निकल के आया है, यूनिक सॉल्यूशन, कि जब हमें यूनिक सॉल्यूशन चाहिए तब हम लैम्डा की वैल्यू क्या चूज़ करने वाले हैं, 3 को छोड़ के कोई भी वैल्यू, और म्यू कोई भी रियल नंबर। अब देखिए इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के लिए क्या होगा। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन में पहले तो हमें देखना होगा कि डिटर्मिनेंट क्या हो, 0 हो। ठीक, डिटर्मिनेंट क्या हो, 0 हो। तो बस इसी इक्वेशन को हमें क्या कर देना है, 0 के बराबर। ध्यान रखिएगा ये सेकंड केस कर रहे हैं हम लोग, सेकंड केस, इसी को क्या कर देंगे, 0 के बराबर। तो यहाँ से तो आपका क्या एक आ जाएगा, लैम्डा इक्वल्स टू 3। म्यू के बारे में हम कैसे कमेंट कर सकते हैं, म्यू के बारे में हम कमेंट करेंगे एडजॉइंट ए इंटू बी निकाल के। तो देखिए एडजॉइंट ए इंटू बी निकालेंगे, और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए, इक्वल टू 0 के बराबर होना चाहिए। तो एडजॉइंट ए निकाल लेते हैं अगेन शॉर्टकट से, 1 1 1 1 2 3 1 2 लैम्डा। ठीक, अब इसका जब एडजॉइंट निकालेंगे तो क्या होगा, कैसे निकालते हैं, पहले 2 कॉलम को रिपीट कर दिया, 1 1 1 2 1 2, देन 2 पहले रो को रिपीट कर दिया, 1 1 1 1 1 1 2 3 1 2, करेक्ट। नेक्स्ट क्या करेंगे, पहले रो और पहले कॉलम को कट कर देंगे, कट कर दिया, और
क्या करते जाएंगे, ग्रुप बनाते जाएंगे। तो इसको रब करते हैं ताकि कुछ जगह हमारे पास बच पाए। चलिए शुरू करते हैं। पहला ब्रैकेट बना लिया, 2 लैम्डा माइनस 6, तो क्या आ जाएगा 2 लैम्डा माइनस 6। नेक्स्ट 3 माइनस लैम्डा, 3 माइनस लैम्डा। नेक्स्ट 2 माइनस 2 दैट इज 0। ठीक है, नेक्स्ट कैलकुलेट करते हैं। 2 माइनस लैम्डा, लैम्डा माइनस 1 एंड 1 माइनस 2 दैट इज माइनस 1। 3 माइनस 2 1, 1 माइनस 3 माइनस 2 एंड लास्ट वन इज 2 माइनस 1 दैट इज 1। ठीक, ये आपका क्या आ गया, एडजॉइंट ए। अब इसमें मल्टीप्लाई करना क्या है बच्चों हमको, बी का। बी हमारे पास क्या है 6 1 म्यू, और इसको किससे इक्वेट कर देना है हमको, 0 से। ठीक, चलिए अब इनमें से कोई भी एक रो एक कॉलम सेलेक्ट कर लेते हैं और उसको 0 के इक्वल कर लेते हैं। इन दोनों में लैम्डा है, ठीक है, लैम्डा की भी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, इसलिए हम डायरेक्ट क्या ले रहे हैं, थर्ड रो। तो 0 × 6 0, आप कोई भी ले सकते हैं, ध्यान रखिएगा ये कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए किया है। 0 × 6 0, -1 × 1 -1 प्लस म्यू किसके बराबर होना चाहिए, 0। तो म्यू की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आ गई, 1। ठीक, तो सेकेंड इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के केस में आपको क्या मिल गया, एक लैम्डा इक्वल्स टू 3 एंड म्यू इज इक्वल टू 1। लास्ट केस बच गया हम लोग का किसका, नो सॉल्यूशन का। देखते हैं अब नो सॉल्यूशन में बिना कैलकुलेशन किए हम क्या इन्फर कर सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा डिटर्मिनेंट 0 होना चाहिए। ठीक, इससे हमें क्या निकल के आया था, लैम्डा इक्वल्स टू 3, और दूसरा हमारा एडजॉइंट ए इंटू बी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक, तो इससे हमें क्या इन्फर मिलेगा कि म्यू नॉट इक्वल टू 1 हो जाए। ठीक, अभी कैलकुलेट करके देखा था। तो अगर हम समराइज़ करना चाहें इसके रिजल्ट को तो कैसे कर सकते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन के लिए हमें लैम्डा की वैल्यू क्या मिली थी, 3, और म्यू की वैल्यू मिली थी एनी रियल नंबर। करेक्ट। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए क्या मिला था, लैम्डा इक्वल्स टू 3 एंड म्यू इक्वल टू 1, और नो सॉल्यूशन के लिए लैम्डा इक्वल्स टू 3 एंड म्यू इज नॉट इक्वल टू 1। ठीक, तो अगर ये क्वेश्चन आप ढंग से समझ गए हो, ठीक, तो ऐसे सभी क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाएंगे। बस खुद से एक बार सॉल्व करके देख लेना। ठीक, तो ये था बच्चों मैट्रिक्स मेथड सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं बहुत ही फेमस डिटर्मिनेंट मेथड, और सेकेंडली उसको क्या बोलते हैं, क्रैमर्स रूल। तब तक मैथ्स को एंजॉय करते रहिए, लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब द चैनल 24x7 पाठशाला, लर्न एनी टाइम एनीवेयर। थैंक यू।